नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक क्लासेस पे। मैं डॉक्टर विष्णुकांत आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको सेंट्रल टेट के जो विगत प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनकी मैं हिंदी करा रहा हूं। अभी तो मैं संस्कृत की श्रृंखला पे आपको 13 प्रश्न पत्रों की हिंदी करा भी चुका हूं। आज ये 14वें प्रश्न पत्र की हम आपको हिंदी कराने जा रहा हूँ। इसी श्रृंखला पे हम आपको हिंदी के भी प्रश्न पत्रों को तय कराएंगे, जैसा कि हमने आपसे पहले भी पूर्व में भी कहा हुआ था। आज हम 14वें प्रश्न पत्र की जब हिंदी करते हैं तो एक सूचना देता है, अभ्यर्थिनः पंचम भागस्य प्रश्नानां प्रश्न संख्या 121 से 150 उत्तराणि दद्युः यदि तैः संस्कृतं द्वितीय भाषा रूपेण चितम्। अभ्यर्थियों को पंचम भाग के 5वें भाग के प्रश्नों के उत्तरों को दद्यु देना चाहिए यदि उन्होंने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में चितम माने चयन किया हो। अब इससे प्रश्नों पर चलें। ये क्या कहता, एक फिर सूचना देता हमको, कहता अधोलिखितानां प्रश्नानां प्रश्न संख्या 121 से 135 तक विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततम उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः विकल्प में दिए हुए उत्तरों के द्वारा उचितम उपयुक्त उत्तर को चित्वा चुन करके लिखत लिखो। प्रश्न कहता, प्राथमिक विद्यालयस्य कस्यचन विद्यार्थिनः श्रवणवाचन कौशलयो विकासनार्थं निम्नलिखितपद्धतिषु का वा पद्धति उपयुक्ता भवति। अर्थात प्राथमिक विद्यालय के कस्यचिन विद्यार्थी किन्हीं विद्यार्थियों के श्रवण सुनने के, वाचन बोलने के कौशल के विकासनार्थम विकास के लिए निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सी पद्धति उपयुक्त होगी। प्राथमिक विद्यालय के किसी विद्यार्थी के सुनने और बोलने के कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति उपयुक्त होगी, ये प्रश्न करता। पहला विकल्प देता कथा श्रावणम व सूत्रलेखनम, कथा को सुनना अथवा सुनने के आधार पर लिखना। दूसरा कहता काव्य पाठा तथा भाषा प्रयोगशाला, काव्य का पाठ और भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग। तीसरा कहता अभिनय तथा वार्ता वाचनम, अर्थात अभिनय कराया जाए और वाचन कराया जाए। और चौथा कहता अभिनय तथा संवाद। देखो चौथा विकल्प क्यों सही हो रहा, ऊपर हमसे सुनने और बोलने का कौशल मांग रहा था, और सुनने और बोलने के कौशल के विकास के लिए कौन सी उपयुक्त, सबसे उपयुक्त हो। सुनने और बोलने और सुनने की बात तो तब तय होगी जब हम अभिनय और संवाद दोनों की बातों को तय करें। तो चौथा वाला विकल्प इस कारण से सही होता है। 122 नंबर का क्या कहता भाषाया उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्य का, भाषा के उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य कौन सा होता है। पहला विद्यार्थीनां प्रारंभिक त्रुटिनां निवारणम, दूसरा विद्यार्थियों की प्रारंभिक त्रुटियों का निवारण। दूसरा कहता ज्ञान संबंधी त्रुटिनां परिष्करणम, ज्ञान संबंधी त्रुटियों का परिष्कार करना। और तीसरा कहता विद्यार्थीषु आत्मविश्वास भावनाया विकासः, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की भावना का विकास। और चौथा कहता उपयुक्त सभी। प्रश्न करता था भाषा के उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य होगा। पहला विद्यार्थियों की प्रारंभिक त्रुटियों का निर्माण, बिल्कुल सही है। दूसरा ज्ञान संबंधी त्रुटियों का परिष्कार करना, बिल्कुल ठीक। तीसरा कहता है विद्यार्थियों के आत्मविश्वास की भावना का विकास, बिल्कुल विकास होने की बात भी करेगा। अर्थात उपयुक्त तीनों सही हैं, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता कि उपयुक्त सभी वाला सही होगा। 122 नंबर 123 नंबर का प्रश्न कहता भाषाया सामान्य अवगमस्य ज्ञानार्थं मूल्यांकनैः सर्वाधिक उपयुक्तः प्रश्नः कीदृशः भवति। भाषा के सामान्य अवगम से, सामान्य सीखने से, सीमांत सीखने के ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए मूल्यांकन में सबसे उपयुक्त प्रश्न कौन सा होता है। पहला अति लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न, निबंधात्मक, निबंध लिखना, और विकल्पात्मक विकल्प। प्रश्नकर्ता भाषा के सामान्य बोलने के ज्ञान के मूल्यांकन में कौन सा सबसे सही हुआ, सामान्य बोलने की बात करेगा। तो सामान्य बोलने में जब बात आएगी तो निबंध में सामान्य बोलने की बात बिल्कुल तय होती। इस कारण से हमें ये तीसरा वाला बिल्कुल सही होता है। 124 नंबर का प्रश्न क्या कहता है
भाषा बालः भाषा अध्ययनार्थम अपेक्षित क्षमतां पुरस्कृत्य उत्पन्ना भवन्ति का वदत्। बच्चे भाषा के अध्ययन के लिए अपेक्षित क्षमता को पुरस्कृत करते हुए उत्पन्न होते हैं। बच्चा भाषा अध्ययन के लिए अपेक्षित क्षमता को पुरस्कृत करते हुए उत्पन्न होते हैं का वदत्। ऐसा कौन बोला। ये देखिए किसी की सूक्ति है और इन सूक्तियों में से किसकी ये सूक्ति है। भाषा के अध्ययन के लिए अपेक्षित क्षमता को पुरस्कृत करते हुए उत्पन्न होती है। जीन पिगेट, चॉम्स्की, vygotsky या पावलोव। इसमें भाषा पे जब आधारित बात होगी तो इसमें दूसरा विकल्प चॉम्स्की नाम का एक विद्वान है, उसने ये बात कही है कि बच्चों के भाषा के अध्ययन के विकास के लिए अपेक्षित क्षमताओं को पुरस्कृत करना चाहिए। इस कारण से दूसरा वाला विकल्प चॉम्स्की वाला सही होता है। 125 नंबर का प्रश्न क्या कहता। कदाचित काचित बालिका हिंदी भाषा प्रयुक्त राज्यात् भवतः प्रांतम आगच्छति। कदाचित काचित बालिका, किसी समय, काचित कोई बालिका, कोई बच्ची, हिंदी भाषा प्रयुक्त राज्य से, हिंदी भाषा प्रयुक्त होने वाले राज्यात्, पंचमी विभक्ति एकवचन, राज्य से, भवतः प्रांतम, भवतः माने आपके, प्रांतम प्रांत में, प्रदेश में, आगच्छति आती है। कोई बच्ची हिंदी भाषा प्रयुक्त राज्य से आपके राज्य में आती है, तथा भवतः संबंधी भाषा प्रयोगे प्रमादान करोति। उस समय भवतः आप संबंधी, आपसे संबंधित जो भाषा प्रयोग में प्रमाद करती है, आलस्य करती है। ततः एकः अध्यापकः भूत्वा अधस्तनेषु कथनेषु किं युक्तमति भवान् भवती चिंतयति। तथा उस समय एक अध्यापक भूत्वा नीचे लिखे हुए, अधस्तनेषु नीचे लिखे हुए कथनों में से कौन सा उपयुक्त होगा। भवान भवती आप लोग, या आप भवान पुल्लिंग आप, भवती स्त्रीलिंग आप लोग इसकी चिंता करें। पहला, तस्याः भाषा प्रयोग प्रमादानाम विषय बार बारम स्मरणीयम। उसके भाषा प्रयोग के प्रमाद माने आलस्य के विषय में बार बार स्मरण कराना है। दूसरा, तस्यै समीचीन भाषा प्रयोगार्थम इतोपि अवकाशादेया। उसके उपयुक्त भाषा के प्रयोग के लिए भी उसको अवकाश देना चाहिए। तीसरा कहता है प्रतिदिनम अर्धघंटाम यावत नूतन भाषा अभ्यासा करणीया। प्रतिदिन आधा घंटा जब तक नवीन भाषा का अभ्यास कराना चाहिए। तस्या मातृभाषा प्रभावा अधियमान नूतन भाषाया उपन्यास्यात्। उस पे मातृभाषा के प्रभाव पर अधियमान नूतन भाषाया, उस पे नई भाषा को सीखने का प्रयास नहीं कराया जा सकता। ये चौथा वाला विकल्प किस कारण से सही होता। ये कहता उस पर जो मातृभाषा का प्रभाव है, अर्थात हिंदी भाषा के प्रदेश से आई है और आपके प्रदेश में आकर के वो भाषा के प्रयोग में प्रमाद कर रही है, तो उस पर जब मातृभाषा की छूट मिलेगी, उसको मातृभाषा के आधार पर जो नवीन भाषा सीखने का प्रयास करेगी, वह उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त और प्रभावी उपाय सही होगा। इस कारण से चौथा वाला विकल्प सही होता है। अब हम आ गए अपने 126 नंबर के प्रश्न पर। 126 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। 126 नंबर का प्रश्न कहता निम्नलिखितस्य कस्य उद्देश्यस्य अनुसारम भाषा शिक्षण से आवश्यकता न भवति। निम्नलिखित में से किसके उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। पहला, जीवनस्य विविध दशानां ज्ञानार्थम, जीवन की विविध दशाओं के ज्ञान के लिए। दूसरा, भाषा भावबोधस्य अध्ययनार्थम, भाषा सीखने के अध्ययन के लिए। तीसरा कहता अभ्यंतर स्वरस्य वाचनार्थम श्रवणार्थस्य, आभ्यंतर स्वर के बोलने के लिए और सुनने के लिए। और चौथा कहता जीवनस्य विविध आवश्यकता नाम परिपूर्णार्थम, जीवन के विविध आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए। प्रश्न करता था निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। देखो, जीवन के विविध दशाओं के ज्ञान के लिए बिल्कुल ज़रूरत होगी, भाषा बोध के अध्ययन के लिए बिल्कुल ज़रूरत होगी, आभ्यंतर स्वर के बोलने और सुनने के लिए बिल्कुल होगी, जीवन की विविध आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए भाषा का शिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल विविध आवश्यकताओं की, भिन्न भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी भाषा से नहीं तय हो सकती। इस कारण से चौथा वाला विकल्प सही होता है। अगला 125 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। ये कहता भाषा संदर्भे निबंधात्मक प्रश्नार्थम निम्नलिखितेषु उचितम किम।
भाषा संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निम्नलिखित में से क्या उचित है? पहला, विद्यार्थिनः सामर्थ्यानुसारं मूल्यांकने सहायकं भवति। येन स्वस्य विचारान् लिखितभाषायां व्यवस्थितरूपेण व्यक्तीकरोति। विद्यार्थियों की सामर्थ्य के अनुसार मूल्यांकन में सहायक होते हैं। विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार मूल्यांकन में सहायक होते हैं। येन स्वस्य विचारान्, जिसके द्वारा वह अपने विचारों को लिखित भाषा में व्यवस्थित रूप के द्वारा व्यक्त करते हैं। दूसरा कहता, एतद् विद्यार्थिनां परीक्षासु केषाञ्चन प्रश्नानां उत्तरकरणार्थं सहायकं भवति। इससे विद्यार्थी परीक्षाओं के किन्हीं प्रश्नों के उत्तर को देने में सहायक होते हैं। तीसरा कहता, विद्यार्थिभिः केषाञ्चन प्रश्नानां कृते एव उत्तरं सज्जीकरणीयम्। विद्यार्थियों को किन्हीं प्रश्नों के लिए उत्तरों को सजाना चाहिए। एवं प्रकारेण तैः बहुपठन समयः रक्षितः भवति। इस प्रकार से बहुत से पढ़ने के समय की वो रक्षा कर सकते हैं। और चौथा कहता, एतत् संपूर्ण पाठ्यक्रम आवेशयति। यह संपूर्ण पाठ्यक्रम को आवेशित करता है। प्रश्न करता था, भाषा के संदर्भ में निबंधात्मक प्रश्नों के में से कौन सा उत्तर उचित होगा? उत्तर, पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। पहला वाला विकल्प कहता था विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार मूल्यांकन में सहायक होते हैं और वह अपने विचारों को लिखित भाषा में व्यवस्थित रूप से व्यक्त करते हैं। इस कारण से पहला वाला बिल्कुल सही होगा। यदि आपने ये मानो, यदि आपने हिंदी कर ली तो आप हिंदी करने के बाद विकल्पों को बहुत आसानी से तय कर लोगे। और मेरा प्रयास भी आपके साथ जुड़ करके ये है कि हम आपको संस्कृत से हिंदी करा पाएँ। अभी बहुत से पेपर आपके सेंट्रल टेट के 18-19 वाले पेपर बाकी हैं। इसके बाद हम जूनियर की संस्कृत आपको शुरू कर देंगे। क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य तो संस्कृत की हिंदी करना है। आपको कहीं से भी संस्कृत के गद्यांश, पद्यांश और प्रश्नों की हिंदी सेंट्रल टेट की मिलेगी, वो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी और लाभकारी होगी। आप हिंदी करने के लिए मेरे साथ में आप इसको अंत तक वीडियो को देखा करिए और एक एक शब्द को आप रुक के पॉज कर के वीडियो को देख करके उसको आप नोट किया करिए। कठिन शब्दों की आप हिंदी तय करना जाओगे तो वही शब्द आपको बार बार दोबारा से मिलेंगे संस्कृत पे। 128 नंबर का प्रश्न कहता, दिव्यांगानां लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति। दिव्यांग किसे कहते हो आप? जो स्पेशल विशेष विशिष्ट बालक होते हैं उनको हम दिव्यांग बोलते हैं। यहाँ पर दिव्यांग शब्द बदल गया। जो पहले विकलांग के लिए कहा जाता था, अब वो दिव्यांग हो गए। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको दिव्यांग बोला जाता है। लेखन, लिखने के कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यकता होती है? पहला, विचाराणाम मौलिकता, विचारों में मौलिकता होनी चाहिए। दूसरा, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। समीचीन उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। सुंदराण हस्ताक्षर, सुंदर हस्ताक्षर का प्रयोग होना चाहिए। अब आप देखो, केवल प्रतीक, दिव्यांग हर तरीके के, कोई मूक बधिर होता है, किसी तरीके को लिखने की, किसी को डिस्ग्राफिया, किसी को डिस्क्लेशिया, ये सब सारी विकार होते हैं। तो प्रतीक भाषा तो तब तय होगी जब उसको लेखन संबंधी विकार हो। इस कारण से दूसरा वाला नहीं सही होगा। तीसरा वाला सही होगा, उपयुक्त शब्दावली, जो जिस जरूरत का बच्चा होगा उसको वो जरूरत पूरी करने वाला जो प्रयोग होगा वही तय कराएगा। इस कारण से तीसरा वाला सही होता है, उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग। 129 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है, भाषायां निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्य उपरि बलम देयम। भाषा के निरंतर समग्र मूल्यांकन के लिए किसके ऊपर बल देना चाहिए? पहला, उत्तम शब्दावली का। दूसरा, परियोजना कार्य। तीसरा, शुद्ध उच्चारण। और चौथा, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम। उत्तम शब्दावली का प्रयोग किया जाए। भाषा के निरंतर समग्र मूल्यांकन के लिए किस पे बल देना चाहिए? या परियोजना का कार्य दिया, शुद्ध उच्चारण का कार्य दिया, विभिन्न संदर्भों में। देखो, भाषा की बातें हम पहले भी कई बार तय कर चुके हैं। भाषा बच्चा तभी अच्छी सीख सकता है जब उसको पूरा परिवेश मिले। और ये चौथा विकल्प यही कहता है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की सामर्थ्य आएगी। जब उसको वैसा परिवेश मिलेगा, वैसा माहौल मिलेगा, तो वह निश्चित रूप से वो भाषा को सीखने में सक्षम हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता किसे कहते हो? बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले को। पहला विकल्प कहता, भाषा शिक्षण एका बाधा। भाषा शिक्षण एक बाधा है? बिल्कुल नहीं है। भाषा संसाधनानां कृते प्रमादकारी। भाषा के संसाधनों के लिए प्रमादकारी आलस्य होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाषा अधिगमे एक महत्वपूर्ण संसाधनम। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है? बिल्कुल सही। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होता है। फिर भी चौथे की हिंदी होनी चाहिए। भाषा अधिगम में समस्या सृष्टिम करोति। भाषा के सीखने में समस्या उत्पन्न होती है? बिल्कुल नहीं होती।
चौथा विकल्प बिल्कुल गलत है। तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही होता हमारा। अगला प्रश्न कहता भाषाया प्राथमिक रूपम अस्ति। भाषाया प्राथमिक रूपम अस्ति। भाषा प्राथमिक रूप में होती है। पहली संकेत भाषा, दूसरी व्याकरणम व्याकरण, और तीसरी लिखित भाषा, और चौथी मौखिक भाषा। भाषा प्राथमिक रूप में कैसी होती है? संकेत भाषा होती है या मौखिक भाषा होती है? हमने आपको भाषा के 3 रूप बताए थे जब हमने भाषा की बातें आपको बताई थी पिछले वीडियो पे। एक सांकेतिक होती है, एक लिखित होती है, और एक मौखिक होती है। अच्छा, बच्चा पहले संकेत से समझता है कि पहले लिखित या मौखिक से बात समझेगा? पहले बच्चा संकेतों से समझता है। बच्चा पहले अनुकरण से सीखने का प्रयास करता है। इस कारण से पहला वाला सही होता है कि भाषा का प्राथमिक रूप जो होता है वो सांकेतिक होता है, फिर लिखित होता है, फिर मौखिक होने लगता है। जब उसको भाषा का सारे पूरी तरीके से भाषा आ जाती है, बोलना आ जाता है, तो वो अपनी भाव भंगिमाओं के माध्यम से भी बातों को प्रकट करने में सक्षम हो जाता है। तो तीसरा वाला सबसे अंत पे होता है, प्राथमिक रूप उसका सांकेतिक होता है। अब हम 132 नंबर के प्रश्न पर आ गए। ये कहता है प्राथमिक स्तर में कथा तथा कवित्वम अनयोर मध्ये अधस्तनेषु का पक्षः साधु इति भवान् भवती चिन्तयति। प्राथमिक स्तर में कौन से तथा कवित्व, कौन कहानी और कविता के अनयोर मध्य दोनों के मध्य में नीचे लिखे कौन से पक्ष में साधु सज्जन होते हैं या उपयुक्त होते हैं, ये आप लोग चिंता करिए। ते मूल्यपरक भावे उनको मूल्यपरक होना चाहिए। दूसरा, कथा तथा कवित्वम कहानी और कविताओं में उभयमपि दोनों में शब्दावली दृष्टया समृद्धो भवेताम, शब्दावली की दृष्टि समृद्ध होनी चाहिए। तीसरा कहता विभिन्न मुख्य नाम ध्येयानाम उदाहरणानाम पुनरावृत्ति बहुभारम भवितव्यम। विभिन्न मुख्य नाम को धारण करने वाले उदाहरणों की पुनरावृत्ति बहुत बार होनी चाहिए। और चौथा कहता विशिष्ट लेख का नाम कवित्वम च कथांच। विशिष्ट लेखकों की कविताओं और कहानियों को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं। प्राथमिक स्तर में कविता और कहानी के मध्य पे जो भी काम कराया जाएगा उसमें उपयोगिता तब साबित होगी जब विभिन्न मुख्य नामों उदाहरणों की पुनरावृत्ति को बार बार अभ्यास कराया जाएगा। इस कारण से कोई चीज़ बार बार अभ्यास से ही बच्चा सीख पाता है। तीसरा वाला विकल्प इस कारण से सही होता है हमारा। 133 नंबर का प्रश्न कहता भाषायां व्याकरण शिक्षण कस्य समीकरणाय सहायकम भवति। भाषा के व्याकरण शिक्षण के कौन से समीकरण सबसे सहायक होते हैं? पहली शुद्धता, वाक् प्रवाह, संख्यात्मक और साक्षरता। देखो, भाषा का जब व्याकरण शिक्षण, आप किसी भाषा का जब व्याकरण पढ़ लेते हो तो आपके अंदर एक्यूरेसी या शुद्धता आ जाती है। इस कारण से पहला विकल्प सही होगा। वाक प्रभाव, बोलने का प्रभाव तो बिल्कुल आएगा। जब आप शुद्धता व्याकरण के सीखोगे तो शुद्धता आएगी, तब आपको बोलने का प्रभाव आएगा। संख्यात्मक की कोई बात नहीं होगी और साक्षरता की कोई बात नहीं, अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल सही होता। 134 नंबर का प्रश्न कहता लेखन परंपरायाम अधस्तनेषु किम संबद्धम अस्ति। लिखने की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? पहला कथा विचार, दूसरा कल्पना, तीसरा विराम चिन्ह नाम सम्यक प्रयोग और चौथा समीचीन उपशब्दावली। कहानी का विचार, कल्पना, और तीसरा विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग और चौथा उपयुक्त शब्दावली। लिखने की परंपरा में जब मेरे पास में उपयुक्त शब्दावली होगी तभी तो हम अच्छा लिखने में संबंध बना पाएंगे, संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। लिखने के लिए हमारे पास में शब्दावली बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक होती है। सबसे उपयुक्त उपागम माना जाता है हमारा। 135 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाषायां मूल्यांकन से मुख्य उद्देश्य क्या स्यात्। भाषा के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? पहला, शिक्षार्थीषु त्रुटिनाम अन्वेषण, शिक्षार्थियों की त्रुटियों का अन्वेषण। दूसरा, विद्यार्थियों के प्रदर्शन को दृष्टवा देखते हुए प्रोन्नति के लिए निर्णय करना। और तीसरा, विद्यार्थी साधित उपलब्धि नाम आकलन, विद्यार्थियों के उपलब्धियों का आकलन करना। और चौथा, अधिगम और त्रुटियों के निरीक्षण तथा न्यूनता का परिष्कार करना। देखो, भाषा के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो भाषा के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य का विद्यार्थियों के पहले प्रदर्शन को हमने देखा और फिर उसकी किस प्रकार से उन्नति, किस प्रकार से सुधार होगा, इसके लिए निर्णय लिया। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होता है। अब 135 नंबर के प्रश्न हो गए, 136 नंबर से चलना है। फिर एक हमको सूचना मिलती है। सूचना में कहता है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नानाम, प्रश्नों को 136 से 143 तक विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्प में दिए गए उत्तरों को, उपयुक्त उत्तर को चुन करके लिखो।
गद्यांश देता है, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षवे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे चा या सहायताम करोति सा बंधुवती। उत्सव में, व्यसन बुरी आदतों में, दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्लव राष्ट्रीय आपदा में, दैनंदिन व्यवहारे प्रतिदिन के व्यवहार में, चा या सहायताम करोति जो कोई भी सहायता करता है, सा बंधुवती वह हमारा भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। यदि विश्व में सभी ऐसे ही भाव, सभी के पास में ऐसे ही भाव होने चाहिए, तभी विश्व में, संसार में भाईचारे की भावना का संभव हो सकती है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना इस समय निखिले संपूर्ण संसारे संसार में कलह से कलह का, अशांति च और अशांति का वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वसन्ति, मानव परस्पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे दूसरे के कष्टों को अपना कष्ट नहीं मानते हैं, गणयन्ति गणना करते हैं। अपि च समर्था देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, परंतु समर्थ देश भी असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उनके ऊपर भी अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते, संसार में सभी जगह विद्वेष की, शत्रुता की, च हिंसाया और हिंसा की भावना दृश्यते भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, देश का विकास भी अवरुद्ध होता है, रुकता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, ये अत्यधिक आवश्यकता है। यदि एकः देशः अपरेण देशेन सह, यदि एक देश अपरेण दूसरे देश के साथ में निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्, निर्मल हृदय के द्वारा भाईचारा का व्यवहार करना चाहिए, बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के संसार के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः विकसित अविकसित देशों मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, तभी विकसित और अविकसित देशों के मध्य में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे ही देशा ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति, सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया सहयोगेन च, मित्रता की भावना और सहयोग के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। अब इस पर आधारित प्रश्नों को हमें तय करें। विश्व सर्वत्र कीदृशा भाव भवेत्, विश्व में सभी जगह कैसी भावना दिखाई देती है। विश्व बंधुत्व की भावना बिल्कुल नहीं दिखाई देती, होनी चाहिए। विश्व में सर्वत्र सभी जगह कैसी भावना होनी चाहिए, भवेत् भू धातु है और ये विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया गया, जहाँ चाहिए अर्थ की जरूरत होती है। और ये प्रश्न भी ये कहता है विश्व में सभी जगह कैसी भावना होनी चाहिए, विश्व में सभी जगह विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए, पहला विकल्प बिल्कुल सही। उपेक्षा का भाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हिंसा भाव बिल्कुल नहीं। विकास का अभाव होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहला विकल्प बिल्कुल सही है हमारा। अगला 137 नंबर का प्रश्न कहता निखिले संसारे कलहस्य शांति वातावरणस्य कारणम, निखिल माने संपूर्ण, संसार माने संसार में कलह का अथवा अशांति का वातावरण का क्या कारण है। सहायता का अभाव है, विश्वास का अभाव है, या विकास का अभाव है, या व्यवहार का अभाव है। आप देखो एक दूसरे की आप सहायता का अभाव है, बिल्कुल सहायता का अभाव है, ये बात प्रश्न बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा गद्यांश कहता था कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, हम उपेक्षा का भाव रखते हैं, इस कारण से दूसरा विकल्प सही होता है हमारा। देखो प्रश्न जो गद्यांश पर आधारित होते हैं, वो जो गद्यांश हमारी हिंदी करेगा हम उसी आधारित, भले ही हमें कोई दूसरा विकल्प सही लगता हो, लेकिन हमें गद्यांश पर आधारित ही प्रश्नों के उत्तरों को तय करना है। तो इसमें दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही होता है। 138 नंबर का प्रश्न कहता बहु विषयेषु या सहायताम करोति सा भवति, बहुत से विषयों में जो सहायता करता है वह होता है, क्या होता है। मित्र होता है, संधु होता है, शत्रु होता है, बंधु होता है, या सेवक होता है। अब आप देखो आपने ऊपर पढ़ा था कि विश्व बंधुत्वम अर्थात पूरे संसार में भाईचारे की भावना का विकास होना चाहिए। तो तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। जो हर तरीके से हमारी सहायता करने में सक्षम होता है उसको हम भाई कहते हैं। तीसरा वाला विकल्प गद्यांश के आधार पर बिल्कुल सही होता है।
अगले प्रश्न में 139 नंबर के प्रश्न पर आए। ये कहता है ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे समृद्धिं प्राप्तुं का भावना अपेक्षिता होती। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त करने के लिए कौन सी भावना अपेक्षित होती है। देखो इसमें जो प्राप्तुम शब्द लिखा हुआ है, इसका जो मूल शब्द होता है वो शब्द होता है प्राप्त। इसमें हम एक प्रत्यय लगा देते हैं, इसमें प्रत्यय लगाते हैं तुमुन, और तुमुन प्रत्यय दो कार्यों के लिए प्रयोग होता है। एक तो चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग होता है और दूसरे इसका के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर प्राप्त माने प्राप्त करने के लिए, मध्य पे के लिए का पहचान चिन्ह जो आता है ये हमें तय कराता कि प्राप्त शब्द में तुमुन प्रत्यय लगाया गया। प्रश्नकर्ता ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त करने के लिए कौन सी भावना अपेक्षित होती है। स्पर्धा भावना बिल्कुल नहीं, प्रभुत्व भावना बिल्कुल नहीं, प्रभुत्व भावना से तो आप किसी पर स्वामित्व जमाओगे तो बात बिगड़ेगी, दूसरा विकल्प भी गलत होता। विश्व बंधुत्व की भावना बिल्कुल नहीं, विश्व बंधुत्व की भावना तो हमें परिणाम पर मिलेगी। अभी तो हमको स्पर्धा, चौथी भावना, चौथा विकल्प मैत्री भावना, मित्रता की भावना के साथ जब कार्य करोगे तभी हमारा विकल्प प्रश्न सही होता है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समृद्धि हमको तभी मिलेगी जब हम मित्रता की भावना से कार्य करेंगे। चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता। 140 नंबर का प्रश्न क्या कहता, एतादृशः इति पदम कस्मिन् गणे अंतर्भवति। एतादृशा, एतादृशा किसे कहते हो। एतादृशा एक सर्वनाम है, एतादृशा एक सर्वनाम है जिसको हम ऐसा बोलते हैं। संस्कृत में जब आप सर्वनाम पढ़ोगे तो सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होगी और सर्वनामों के भेद हमें 6 होंगे, उसमें एक सर्वनाम हमारा ऐसा भी आएगा। तो एतादृशा ये हमें पूछता है कि एतादृशा किस समूह में रखा जाएगा, तो एतादृशा हमारा सर्वनाम समूह में रखा जाएगा। पहला वाला नामवाचक अर्थात संज्ञा के लिए कहता है, तीसरा वाला क्रिया विशेषण अव्यय के लिए कहता है और चौथा क्रिया के लिए विकल्प कहता है, अर्थात हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होता। अगला प्रश्न कहता है कुर्यात इति पदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तम। कुर्यात शब्द है और कुर्यात में क्रा धातु लगी हुई है, क्रा धातु, और इस पर कौन सी लकार है। लकारों की संख्या जब आप पूछोगे तो लकारों की संख्या 10 है, 10 लकारें हैं और 10 लकारों में कुर्यात माने करना चाहिए। लट लकार वर्तमान काल, लिंग लकार विधिलिंग चाहिए अर्थ में, लोट लकार आज्ञा अर्थ में और लंग लकार अनद्यतन भूतकाल। और कुर्यात माने करता है, इस पद में कौन सी लकार प्रयुक्त होती है, लट लकार वर्तमान काल प्रयुक्त होती है, अर्थात 141 का पहला वाला सही है। लकारों की बात जब हम संस्कृत की व्याकरण की चर्चा करेंगे तो उसमें हम लकारों को विधिवत आपको बताएंगे और किस तरीके से लकारें आपकी धातुएं आत्मनेपदी परस्मैपदी और उभयपदी में परिवर्तित होती हैं, इनकी भी चर्चा हम जरूर करेंगे। अब 142 नंबर का प्रश्न पे आ जाएं। ये कहता है सहयोग शब्द से पर्याय अस्ति। सहयोग शब्द का पर्यायवाची होता है योगाभ्यास, योग का अभ्यास, सहकारा सहकार, सहकार मतलब साथ साथ कार्य करना, आविष्कार खोज करना और गणनम गणना करना। देखो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, साथ साथ कार्य करना ही तो सहयोग कहलाता है। 142 नंबर का दूसरा विकल्प सही होता है। 143 नंबर पर क्या कहता है संसारे सर्वत्र किम दृश्यते। संसार में सभी जगह क्या दिखाई देता है, विद्वेष दिखाई देता है, शत्रुता दिखाई देती है, हिंसा दिखाई देती है, बिल्कुल विद्वेष दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। शत्रुता दिखाई देती है, बिल्कुल दिखाई देती है, हिंसा दिखाई देती है, उपयुक्त सर्वमति सभी कुछ दिखाई देता है, अर्थात चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता है। 143 नंबर के प्रश्न को आपने तय कर लिया। अब हम अगले प्रश्न पर आ गए। एक और सूचना मिलती है अधोलिखित गद्यांशम, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पठित्वा पढ़ करके प्रश्नानाम प्रश्न को 144 से 150 तक के विकल्पात्मक उत्तरों को उपयुक्त रूप से उत्तर चुन करके लिखो। गद्यांश का कहता है विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम है। भाषेयम अनेकानाम भाषाणाम जननी मता। इस भाषा के माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी या माता है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानियों निधि अस्याम सुरक्षिता। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जितनी निधियां हैं, जितने खजाने हैं, वो इसी में सुरक्षित हैं। संस्कृत से महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृत तथा। भारत की प्रतिष्ठा दो ही से ही है, एक संस्कृत और दूसरी संस्कृति से। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, ये भाषा अत्यंत ही वैज्ञानिकी है, विज्ञानपूर्ण है। केचन कथयन्ति, किसी ने कहा है, किसी के द्वारा कहा गया है यद संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संगणक आप किसे कहते हो, कंप्यूटर को बोलते हो।
किसी ने कहा है कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है, सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रः आदिभिश्च समृद्धमस्ति। इसका साहित्य वेद पुराण नीतिशास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदास आदीनां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का भी काव्य सौंदर्य अनुपम है, अद्वितीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र भी जगत प्रसिद्ध है, संसार प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में और भी शास्त्र विद्यमान हैं। तेषु उनमें में से वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेख्यानि। उसमें में से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय प्रमुख हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तया। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदयाः प्रेरयन्ति, जगाने का कार्य करती हैं, प्रेरणा देती हैं। जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण वसुधा संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम, योग से ही हमारे कर्मों में कुशलता आती है, आदि आदि। सर्वभूतेषु आत्मव्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी सर्वभूतेषु सभी प्राणियों से आत्मवत अपने के समान ही व्यवहारम करना चाहिए, व्यवहार को करना चाहिए। संस्कृत भाषा ऐसी सम्यक शिक्षा देती है। अब इस पर आधारित प्रश्नों को तय करें। 144 नंबर का प्रश्न कहता कि प्रतिष्ठे इति पदम कस्याम विभक्तो अस्ति। देखो ये व्याकरण का प्रश्न है। शब्द तो कहता है प्रतिष्ठे में कौन सी विभक्ति है। आपको प्रतिष्ठा शब्द प्रतिष्ठ शब्द से बना, आप इसको भी भूल जाओ। आपको राम के रूप याद है, और राम के रूप का जब रूप चलाते हो तो राम में किस विभक्ति में बनता है। आप देखो प्रतिष्ठे एक ही मात्रा है, राम में एक ही मात्रा है, और राम में किस विभक्ति बनता है। राम में हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन पे बनता है। जब आप रूप याद करोगे, हालांकि सेंट्रल टेट में ज़्यादा रूपों की काम नहीं होता है, जितने प्रमुख रूप हैं उसको हम किसी वीडियो पे आपसे चेष्टा जरूर करेंगे। राम के रूप चलाते हो, राम अकारांत पुल्लिंग है, और प्रतिष्ठ शब्द भी तो अकारांत पुल्लिंग से ही तय होगा। रामः रामो रामः रामं रामो रामान् रामेण रामाभ्याम रामै, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेषु। आप देखो सप्तमी व्यक्ति एक वचन पे आपको रामे मिला, इसी हिसाब से प्रतिष्ठा भी सप्तमी व्यक्ति एक वचन का ही रूप होगा। बिल्कुल सही है। 144 का तीसरा वाला बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न कहता है ज्ञान विज्ञानियों निधि कस्याम सुरक्षिता। ज्ञान विज्ञान का खजाना किस में सुरक्षित है। संस्कृत भाषा या बिल्कुल सही है, पहला ही सही है। संस्कृत भाषा में। प्रतिष्ठा में बिल्कुल नहीं, संस्कृत में नहीं, द्विवचन पे लिखा गया इसलिए नहीं सही हो सकता। चिकित्सा या चिकित्सा में बिल्कुल नहीं, संस्कृत भाषा में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। 146 नंबर का सूक्ति शब्द का अर्थ होता है। देखो शब्द सूक्ति शब्द जब आप लिखते हो तो आप सूक्ति ऐसे ही तो लिखते हो। इस पे हमने आपको संधियों के वीडियो पे आपको बताया होगा, जिन्होंने संधियों और समास की वीडियो नहीं देखा है वो आप वीडियो जाकर के देख सकते हो। सूक्ति पे हमारी दीर्घ संधि तय होती है, और दीर्घ संधि से इसका विच्छेद करते हो तो सुधन उक्ति पर टूटता है, और सु माने अच्छा होता है, और उक्ति माने कथन, अच्छे कथन, और ऐसे कथन जो हमारे मानव जीवन में नैतिक शिक्षा देने में सक्षम है और हमको व्यवहारिक और सांस्कृतिक बनाने में सक्षम होते हैं, उनको हम सूक्तियाँ बोलते हैं। तो इसका अर्थ देखो मंत्र बिल्कुल नहीं हो सकता, पद्य कविता बिल्कुल नहीं हो सकता, सुभाषित। देखो सूक्ति और सुभाषित हमारे लिए पर्यायवाची होता है। जब आप सुभाषित शब्द को तोड़ते हो तो सुभाषित शब्द पे सु शब्द मिलता है, और सु माने अच्छा सरल, भाषित माने कहा हुआ, अच्छा कहा हुआ। और यही बात तो ये भी कहता था अच्छा कथन, कथन माने भी तो कहा हुआ होता है, अर्थात सुभाषित तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होता है हमारे लिए। 147 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कस्मिन शास्त्रे, किस शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। आपने ऊपर कहा था चरक सुश्रुत, गद्यांश में पढ़ा था चरक और सुश्रुत हमारे चिकित्सा शास्त्र में योगदान उनका विश्व प्रसिद्ध था। तो गणित शास्त्र विकल्प में बिल्कुल गलत, वास्तुशास्त्र बिल्कुल गलत, विमान शास्त्र बिल्कुल गलत, चौथा चिकित्सा शास्त्र चौथा विकल्प इसका आंसर सही होता है हमारा।
147 नंबर के प्रश्न भी आपने कर लिया। 148 नंबर पे हम आ गए। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इति केनोक्तम। भारत की प्रतिष्ठा दो संस्कृत और संस्कृति है, ऐसा किसने कहा है? कालिदास ने। बिल्कुल आपने ऊपर लिखा था कि कालिदास ने ही ये बात कही थी कि भारत की प्रतिष्ठा दो है, संस्कृत और संस्कृति। ये कालिदास के द्वारा कही युक्ति है। ये भी एक सूक्ति है, अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल सही होता है। केनाक किसी के द्वारा नहीं। विश्वनाथन नहीं, विश्वनाथ के द्वारा। दंडिना दंडी के द्वारा बिल्कुल नहीं। दंडी और विश्वनाथ की तो चर्चा ही गद्यांश में नहीं आई थी हमारी। 149 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कुर्यात् कर्तुं संस्कृत भाषा शिक्ष्यते चेत् तेन किं प्राप्यते। अर्थात सर्वभूते सभी प्राणियों में आत्मवत् अपने समान ही व्यवहार करना चाहिए, संस्कृत भाषा ऐसी शिक्षा देती है। चेत तेन किम प्राप्यते, उससे क्या हमको प्राप्त होता है? आत्मज्ञान, अपने का ज्ञान, व्यवहार ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, भाषा का ज्ञान है, समानता। देखो, आत्मवत् व्यवहार और आत्मज्ञान दोनों पर्यायवाची हैं। जब हम सभी प्राणियों से अपनेपन का व्यवहार करेंगे तो हमको आत्मज्ञान का बोध होगा। 149 नंबर का पहला वाला सही होता है। 150 नंबर का क्या कहता है? संगणस्य शब्द से को अर्थ। हमने जब गद्यांश में बताया था तो संगणस्य का हमने आपको अर्थ बताया था। देखो, संगणक लिखते हो आप, इसको जरा सा तोड़ दो, इस पे अनुस्वार संधि तय होती। सम और गण माने गणना करने वाला, इस पे एक का करते हैं। गण माने गणना करने वाला, सम्यक रूप से गणना करने वाला। ये हमारे लिए कंप्यूटर की संस्कृत होती है। क्या होती है? कंप्यूटर शब्द जो होता है इंग्लिश का शब्द है, इससे हम जो संस्कृत जब इसकी करते हैं तो इसका संस्कृत संगणक होती है। दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही होता है। ऊपर हमने गद्यांश से भी तय कराया और यहाँ संगणक शब्द को हमने विच्छेद करके भी तय कराया। ये 150 नंबर का आपका प्रश्न भी तय हो गया। अब आज देखो, हमने आपको 14वें प्रश्न पत्र की हिंदी कराई। विगत में हम 13 प्रश्न पत्रों की हिंदी करा चुके हैं। आप में से जिस किसी ने भी विगत प्रश्न पत्रों की हिंदी ना देखी हो तो वो आप विगत प्रश्न पत्रों के वीडियो पर जाकर के आप मेरे चैनल पर जाओगे तो लिंक पे आप उन वीडियो को देख सकते हो। आप उनको बार बार देखोगे तो संस्कृत की हिंदी करना आपके लिए सहज हो जाएगा। और जो आपको ये बीच का जो गैप हुआ, परीक्षा का स्थगित परीक्षा हुई है, इसका समय का आप भरपूर उपयोग कर पाओगे। संस्कृत में आप पूरे संस्कृत और जब हिंदी के प्रश्न पत्रों को तय कराएंगे तो हिंदी और संस्कृत के माध्यम से अपने सेंट्रल टेट ऐसी परीक्षा पे आपको 60 नंबर की अपेक्षा आपकी ज़रूर पूर्ण होगी। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द मैथ क्लासेस। हम आपको संस्कृत हिंदी के लिए वादा करते हैं कि आप संस्कृत हिंदी पे अपने 60 नंबरों को जरूर पक्का कर पाओगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।